हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस सीरीज में हम जानेंगे जो आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का जो महत्वपूर्ण एक सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा था मार्क्समैन का, जिसमें कि पूरे 100 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इसी सेट को और इसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज का हमारा जो सेट होगा वो सेट नंबर 71 होगा। और 71 जो सेट नंबर है ये आपके एक नए सब्जेक्ट से संबंधित है, वह है रसायन विज्ञान। तो आज का क्लास हम लोग का रसायन विज्ञान का होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इससे प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और पूरी क्लास को करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपका 4 दिसंबर को बिहार में पटना के गांधी मैदान में आपको एक बिहार दरोगा का ओपन टेस्ट कराया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर पहुँचे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर पहुँचे। और एक नीचे ग्रुप में का लिंक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लेंगे। वहीं पर आपके सरप्राइज गिफ्ट और रैंक और कट ऑफ जारी किए जाएंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग शेयर करके अन्य लोगों के साथ जुड़ जाइए। आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 71 और इसमें हम लोग केमिस्ट्री का है, जिसमें कि कुछ पॉइंट और चैप्टर जो दिया गया है उसमें सबसे पहले हमारा है परमाणु संरचना, फिर है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, अकार्बनिक रसायन, धातुएं, मिश्र धातु, अधातु, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो शुरू किया जाए। देखेंगे पहला प्रश्न है हमारा परमाणु संरचना से संबंधित। कहता है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं, आंसर करते चलेंगे। तो जब परमाणु नाभिक की बात करेगा ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन। तो जो फोटॉन है ये हमारे अणु का भाग नहीं माना जाता है, बाकी अन्य सभी हमारे अणु के भाग होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा है, तो इसका खोज क्या है, रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न बताएंगे और सिंपल सा प्रश्न है कि परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। जेम्स चैडविक ने किया था। आपने उन लोगों ने एक ट्रिक भी देख सुना होगा, ईंट पर नाच, याद है। ईंट पर नाच को अगर आप देखेंगे तो ईंट से आपका ई से आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ट से आपका हो जाएगा टॉमसन यानी कि थॉमसन, पर में आप प से प्रोटॉन को करेंगे, र से रदरफोर्ड को करेंगे, और नाच में आपका हो जाएगा न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो ये आपका एक, हाँ, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन है, नामकरण के रूप में है, तो हमारे ज़्यादातर रदरफोर्ड ही आता है हमारे ऑप्शन में। तब अगर जब क्रिटिकली रूप से पूछेगा तब तो हमें याद रखना है गोल्डस्टीन को। क्लियर। चलिए, पांचवा है निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन जो है ये हमारा परमाणु कणिक के अंग नहीं है। 6 नंबर का प्रश्न है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होंगे, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। हाँ, ये सारा कुछ है जो कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम लोग कर रहे थे घटना चक्र दरोगा वाला, तो कल भी केमिस्ट्री शुरू हो चुका है उसमें, है ना, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा है। 7वां है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, अल्फा, बीटा, गामा, या अल्फा कण या किरण। बीटा कण ऋणात्मक आवेश होता है। हाँ, तो एक पार्टिकल है, एक रे है, तो यहाँ पर ऋणात्मक आवेश की बात किया है, तो बीटा कण ऋणात्मक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न है 8वां कि परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के कक्षा भरने का, तो अफबाहु सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर ए। आगे 9 नंबर है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा 10वां कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो क्या हो जाएगा, 4। क्यों हो गया 4, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है,
P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कोई महत्व इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 11वां कहता है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाएगा? समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। समस्थानिक, ये ध्यान रखिएगा, जब भी प्रोटॉन की संख्या जो होता है ना और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न, कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉन जो होता है नीचे होता है। जैसे हम कार्बन 17 ऊपर 34 लिखे तो इसमें प्रोटॉन कौन सा कहलाएगा, 17 या 34? प्रोटॉन कौन कहलाएगा? तो 17 जो है हमारा प्रोटॉन कहलाएगा और ये ऊपर वाला जो है 34 वो हमारा न्यूट्रॉन कहलाता है। तो प्रोटॉन हमेशा न्यूट्रॉन होता है। तो जब आप लोगों ने ये C17 वाला पढ़े होंगे तो एक और मिलता है C17 ऊपर में 36 या 38 वाला, है ना। तो याद करने के लिए आप ये याद रखिए कि स्थान जब अगर नीचे बराबर हो, स्थान यानी कि बैठते हैं ना हम समतल पे, यानी कि जब स्थान बराबर हो जाए तो हम उसको समस्थानिक कहेंगे। और जब ऊपर वाला भारी हो जाए यानी कि समान भार, भार कहाँ पर लेते हैं? माथा में लेते हैं, माथा पर, तो समभारिक। बात समझ में आई? समभारिक होता है ऊपर वाला हमारा न्यूट्रॉन। 12वां प्रश्न है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, लीजिए आपका जो प्रश्न है वो आ गया। समस्थानिक में क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है कि परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान। समस्थानिक का जब है परमाणु क्रमांक जो होगा वो समान रहेगा और परमाणु भार कहेगा तो ऊपर वाला भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 13 नंबर का, निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? सम न्यूट्रॉनिक चुनना है तो 14, 15, 16 आपका नीचे वाला जो है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन का, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। 14 नंबर का प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किससे? रेडियो एक्टिविटी किससे मापेंगे? गाइगर काउंटर से, ऑप्शन नंबर बी, गाइगर काउंटर। 15 नंबर की प्रश्न कहता है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकुरल ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्या है अगला जो है टॉपिक हमारा, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। 16 नंबर है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है कौन सा? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानी में चीनी का घुलना। तो सीधी सी बात याद रख लीजिए, भौतिक और रासायनिक का प्रश्न तो ऐसे बहुत सारे मिलते रहेंगे, हमें ऑप्शन थोड़े याद रखना है। इसका डेफिनेशन याद रख लेना है कि वैसे परिवर्तन जो अपनी पूर्वावस्था में पुनः आ सके वह हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो अपनी पूर्वावस्था में, पहले की अवस्था में आ जाए उसे हम भौतिक कहेंगे, और वैसी अवस्था जो कि अपनी पिछली अवस्था में यानी कि पूर्व की अवस्था में पुनः न आ सके उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर? चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर कहता है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है क्या? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जल जो है वाष्प में बदलता है और वाष्प जो है पुनः वो जल में आ सकता है, आ जाता है ना, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कहता है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ये होता है ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न है कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म कर दिया जाता है और फिर एक निश्चित समय पर अचानक उसको ठंडा कर दो, वो पाश्चुराइजेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 का प्रश्न कहता है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई के जगह पे, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसलिए ये उबल जाता है जल्दी। अगला जो प्रश्न है 21वां कहता है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? तो ये किसका सही आंसर हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब भी हम अशुद्धियों मिलाते हैं द्रव में तो उसका क्वथनांक बढ़ता और गलनांक क्या होता है? घटता है। हाँ। 22वां है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरा में कौन सा रहता है?
तो कोहरा जो रहता है इसमें मुख्यतः हम गैस में द्रव्य को पाते हैं। अभी ठंडा में आप देख रहे होंगे गैसीय अवस्था तो रहता ही है, उसमें पानी रहता है ना, जिसको हम लोग शीत कह देते हैं, कहते हैं, तो वो है। 23वां कहता है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें? क्रोमेटोग्राफी, तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर का प्रश्न कहता है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? उदर्वपातन, यानी कि ठोस से गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया जो होती है वो उदर्वपातन कहलाता है। अकार्बनिक रसायन में आएंगे। अकार्बनिक रसायन का पहला प्रश्न यानी कि ओवरऑल 25वां कहता है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे ऑक्साइड के, तो सही आंसर हो जाएगा बेसिक और एसिडिक, यानी कि अम्ल और क्षारीय, क्षारीय और अम्ल रूप से तीसरा और चौथा का जो ऑक्साइड होता है। 26 कहता है कि भूप्रपाटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर करेंगे ऑक्सीजन। लगभग कितना प्रतिशत? ऑक्सीजन नहीं जी, हाँ ये हो जाएगा आपका 46, ठीक है, लगभग अप्रॉक्स 46 मान लीजिए, 46.64 ऐसा कुछ होता है। 27वां है ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन हो जाता है। सिलिकॉन कितना प्रतिशत? लगभग 27 दशमलव कुछ होता है। 28वां है निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? विश्व में हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? रासायनिक तत्व जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं 120 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 30 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर या शक्कर? मूल तत्व जो माना जाता है उसे हीरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 31वां कहता है हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? हीरा का खनिजीय बनावट क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बन का अपरूप है। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? हीरा, सीसा, टंगस्टन और सोना, लोहा, तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हीरा। 33 का आंसर करेंगे कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, तो ये हो जाएगा यूरेनियम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु, ध्यान देंगे धातु का जब बात करेगा तो यूरेनियम, तत्व का बात करेगा प्राकृतिक रूप से तो यूरेनियम। अब आते हैं धातु में। कहता है निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होती है? इसमें से चुनना है धातु के लिए, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो कौन किसको जोड़ेंगे? तो जैसे 8 2 10, 8 2 10 17, ये 16 और ये 20। 20 नंबर पे कौन है? 20 पर कौन आता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है? एक प्रकार का धातु, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबको जोड़ करके उसका संख्या ज्ञात कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। 36 कहता है निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो इसका 36 का आंसर हो जाएगा लिथियम और ओस्मियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 37 की निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? सबसे कठोर धातु प्लैटिनम, ऑप्शन नंबर सी। 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? बहुत कठोर और बहुत तन्य कौन सा है? नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी। मोती की रासायनिक संरचना कैसी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का जो रासायनिक संरचना है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। 40 नंबर है कि मोती के मुख्य अवयव हैं। मोती के मुख्य अवयव कौन होते हैं? तो एरागोनाइट और कांचियोलिन, ऑप्शन नंबर बी। एरागोनाइट और कांचियोलिन जो है मोती के मुख्य अवयव माने जाते हैं। 41वां है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में माणिक्य और नीलम को जाना जाता है। 42वां है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। हाँ, पीलापन जो देखते होंगे स्ट्रीट लाइट जो लगा रहता है सड़क पे,
43 कहता है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि, हाँ, इसके जो प्रकाश होते हैं वो एक वर्णी होता है और पानी की बूंद जब उससे जाता है तो विभक्त नहीं होता है, यानी कि बंटता नहीं है। इस कारण से सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग हम सड़क प्रकाश के रूप में, स्ट्रीट लाइट के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 44वां कहता है कि प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली धातु कौन सी है? प्रतिदीप्त नली में, तो सही आंसर हो जाएगा पारा वाष्प तथा ऑर्गन का प्रयोग हम प्रतिदीप्त नली के रूप में करते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। और जो गहना बनाते हैं वो कितना कैरेट का रहता है? 22 कैरेट का। और 18 कैरेट में कितना परसेंट रहता है? 75%। हाँ, तो एगो वार्निंग है लड़की लोग जिनका शादी नहीं हुआ उनके लिए, जिनका हो गया वो तो ठगा गई। अगर आपका ससुर कह देना कि 24 कैरेट सोना वाला ला के दिए हैं तो कहिएगा धरत बुढ़ाओ, 22 कैरेट में बनवे करता है, 24 कहाँ से बना देगा। सही बोले ना। अब आते हैं 46 नंबर पे। कहता है अति मुलायम खनिज यानी कि टाल्क यानी कि सोप स्टोन मुख्यतः है। टाल्क किसको कहा जाता है? कौन सा है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट, टाल्क या सोप स्टोन जो है ये मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चूना पत्थर का रासायनिक नाम? कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम। 48 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2, हाफ होता है ना। चलिए आ ही गया नीचे, फॉर्मूला ही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाफ H2। अगर जल वाला में कन्फ्यूजन रहे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हम हाथ पैर टूटता है उसमें भी करते हैं, तो हाथ टूट के आधा हो जाएगा तो आधा मार दीजिएगा। ज़्यादातर ऑप्शन में वैसे ही पकड़ा जाता है क्वेश्चन में, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला। 50 कहता है कि डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम कौन सा है? जो अभी बताए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तोड़ने टूटे को जोड़ने में। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। मोना का मुंह तोड़ दीजिए, मोनाजाइट हो जाएगा, ठीक ना। माइका क्या है? उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है माइका। उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है माइका। माइका को एक और अन्य नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अब्रक, ठीक है ना। सन माइका नहीं, अब्रक। सन माइका लकड़ी होता है, प्लाईवुड होता है। 53 है कि निम्न में से किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वैद्युत रूप में। अब्रक जो है कच्चे माल में विद्युत रूप में हम प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। तो पारा हो जाएगा। उष्मा का बहुत अच्छा चालक पारा को माना जाता है। निम्न धातु में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? धातु पारा, और अधातु बोले तो ब्रोमीन। आगे देखेंगे 56 कहता है कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? तो ये उच्च संचालन शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से? भाप के ऊपर से अगर गुजारा जाता है यानी कि एल्युमिनियम के ऊपर से, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस रहे पगुराए, ठीक ना। 58 है लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है। लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? हीरा, चांदी, ग्रेफाइट और लकड़ी में चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम बनाने में तो हम प्रयोग करते हैं बॉक्साइट का, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? बॉक्साइट किससे? एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है किससे?
प्रश्न सब वही है बॉक्साइट से। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम। सोडियम जो है जल से हल्का होता है। और सोडियम को कहाँ रखते हैं? केरोसिन में डुबा के, मिट्टी के तेल में डुबा के। चलिए अब आते हैं मिश्र धातु पे। मिश्र धातु क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज और तांबा। कौन सा नहीं होगा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा तांबा। तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। बाकी अन्य सभी स्टील में क्रोमियम ये सब का मिश्रण होता है। आपका पीतल में आपका तांबा जिंक का मिश्रण है। कांसा में आपका किसका होता है? क्या बोलते हैं? तांबा और क्या रहता है? तांबा और टीन हो जाएगा ब्रॉन्ज में। 65 है कि जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। जस्तादार लोहा क्या रहता है? यसद। यसद को ही जिंक बोलते हैं। नहीं, क्रोमियम नहीं। जो यसद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण जो कहते हैं वो यसद के कारण ही होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है किसका? जस्ता का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होगा। एनोडीकृत क्या करता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत को हम एनोडीकृत कहते हैं। तो एल्युमिनियम का पृष्ठ पर जमा हुआ जो रहता है निक्षेप उसे एनोडीकृत कहा जाता है। अगला कहता है हमारा 68 कि किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे के पुर्जों में प्रयोग किया जाता है? कौन सा रहेगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हल्का होने के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। पारद धातु मिश्रण है किसका? पारद धातु पारद युक्त मिश्र धातु का मिश्रण होता है पारद धातु। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम या लोहा। तो 70 का क्या हो जाएगा? लोहा। ऑप्शन नंबर डी। टाका एक मिश्र धातु होता है किसका? टाका टीन और सीसा का। हाँ, सीटी मारेंगे ना तो टाका भिड़ेगा, ठीक ना? टीन और सीसा टाका भिड़ेगा। अब याद रखिएगा। समझ में आया? सी से सीसा, टी से टीन, ठीक है। 72 जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है कितना? 0%। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? आंख के अंधा, नाम, नयन, सुख इसी को कहा जाता है। 73 का क्या हो जाएगा? जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी। एक हो जाता है सिल्वर भी होता है जो इसमें उपस्थित नहीं होता। कभी कभी पूछता है या कितना प्रतिशत सिल्वर रहता है? तो 0%। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर या गन मेटल। तो कांसा में तांबा की मात्रा अधिक होती है, लगभग 80%। 75 है निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में अभय घटक के रूप में विद्यमान है? अभय घटक तो तांबा। ऑप्शन नंबर बी। 76 है पीतल निम्न की मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तांबा और जस्ता का। वो कौन सा ट्रिक होता है? पिताजी, वही ना। पी से पीतल, ता से तांबा, जस से जस्ता। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? अभी जाने तांबा और जस्ता का। हाँ, पिताजी वाला। 78 कहता है मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? किस पदार्थ के मिलाने से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर सी। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बनाई जाती है किसकी मात्रा से? स्टील की कठोरता बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कार्बन की मात्रा ना। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। जंग रहित लोहा बनाने के में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु? जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम और स्टील की कठोरता के लिए कार्बन। 81 है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा? धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए हम क्रोमियम का प्रयोग करते हैं।
अगला है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है किसका? स्टेनलेस स्टील, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या करेंगे? तो हम प्रयोग करेंगे इसमें क्रोमियम और निकेल का। 84 है कि स्टील में कितना कार्बन होता है? कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? 0.1 से 2% तक स्टील में कार्बन होती है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। अधातु की बात करेंगे। अधातु क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस में कार्बन नहीं है? हीरा, कोयला, ग्रेफाइट या कोई नहीं। 86 का आंसर करेंगे डी, ये सभी कार्बन है और कार्बन के ही अप्रूप हैं। 87 है निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? लिग्नाइट, टीन, चांदी, लोहा। किस में कार्बन मिलेगा? तो लिग्नाइट में मिलेगा कार्बन। 88 कहता है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। कोयले के कौन से प्रकार है जिसमें कि अधिक प्रतिशत कार्बन होती है? तो एंथ्रासाइट में। निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी कि क्रिस्टल नहीं है? हीरा, क्वार्टज, गंधक और ग्रेफाइट। तो गंधक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंधक जो है क्रिस्टल नहीं है। अब बताना है कि पेंसिल का लेड किसका बना होता है? जो जिससे लिखते हैं ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का लेड। अच्छा ये बताइएगा, पेंसिल में जो HB लिखा हो रहता है, HB का मतलब क्या होता है? हार्ड ब्लैक। 91 है कि लेड पेंसिल में होता है क्या? वही ग्रेफाइट। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है भारी मशीनों के स्नेहक के रूप में। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ कौन सा है? सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। 95 कहता है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? विद्युत का मंद चालक नहीं है तो सिलीनियम, ऑप्शन नंबर बी। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक हाइड्रोकार्बन है, फ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन नंबर 1 कर लेंगे। टेफ्लॉन जो है फ्लोरोकार्बन होता है। 97 है कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तब, तो XH4, वही जो CH4 वाला जो हम प्रयोग करते हैं उसी का प्रयोग यहाँ पर। यानी कि जब भी किसी भी तत्व में बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो हाइड्रोजन का यौगिक का जो सूत्र होता है वो बाहर में 4 अलग के आते हैं। 98 है कि भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा 11.11%। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशत 11.11%। 99 है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है, H2O को जलाएंगे तो पानी बनेगा। 100 नंबर है कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O। D2O का रासायनिक नाम ड्यूटोरियम ऑक्साइड। तो ये हो गया आपका पूरे 100 प्रश्न सेट नंबर 71 के। अगला सेट हम लोग करेंगे 72 अगले दिन अगले क्लास में। तो आशा करेंगे आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपने अच्छे खासे प्रश्नों को सही भी किया होगा। तो आप कमेंट में बताते रहेंगे कैसा लगा और इसके आगे की कंटिन्यूटी होनी चाहिए या नहीं। और मिलते हैं अगले क्लास में। आप जाते जाते वीडियो को एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और साथ ही इसे लाइक कमेंट जरूर करेंगे। और 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे पटना के गांधी मैदान में दरोगा का ओपन टेस्ट देने के लिए ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर आएंगे। साथ ही साथ ग्रुप की लिंक नीचे दी गई है, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।